हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। मैं शरद यादव आप सभी के साथ आज डिस्कस करेंगे हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि हम लोग ज्योग्राफी घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को स्टडी कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि सर ये कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर बिगिनर स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जिनके रूम में भारत के नक्शे का मैप तो लगा हुआ है, इंडिया का मैप लगा हुआ है, यूपी का मैप लगा होगा या अपने राज्य का मैप लगा होगा, लेकिन उनको ये जानकारी भी शायद मुश्किल से ही हो पाएगी कि भारत के कौन से राज्य किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, या कौन से जो है राज्य उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, कौन से दक्षिणी में आते हैं, कौन से वेस्टर्न घाट पे आते हैं, कौन से ईस्टर्न घाट पे आते हैं। नाम पता होंगे लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी कि उत्तर से दक्षिण में अगर हम राज्यों का क्रम पढ़ें तो कौन से राज्य आएंगे, या फिर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कितने राज्यों का क्षेत्र आता है, कौन कौन से जिले आते हैं। ये सभी जानकारियां यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से इस चीज़ को जानते हैं, और जो बिगनर है, इन दोनों के लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू सीरीज जब हम सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके छोटे से चैप्टर के से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के आज की क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जिसमें हम लोग पहले जूम कर लेते हैं कि राज्य को पहले हमें कवर करना है, तो राज्य के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। और ये जो लेटेस्ट डेटा है यहाँ पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बच्चे बच्चे को भी पता है, लेकिन अब इसके आगे वाला जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो शायद कुछ लोगों को न पता हो। जैसे वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम लोग एनसीआर भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले आते हैं। तो आप देखिए हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जो एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो ये जो है कि आपको जिले पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी प्रश्न पूछ लिया गया कि हरियाणा का कौन सा जिला इनमें से दिल्ली एनसीआर में नहीं शामिल होता है, तो शायद मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाएंगे। दूर मत जाइए, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो यूपी स्पेशल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि एनसीआर रीजन में यूपी के कितने जिले आते हैं। तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 8 जिले आते हैं, जिसमें आपको याद रहना चाहिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले। और राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत केवल 2 जिले आते हैं, अलवर आता है और भरतपुर आता है। तो आपने देखा कि एनसीआर रीजन में मुख्य रूप से 3 स्टेट आते हैं, एक आपका हरियाणा, दूसरा यूपी के अंतर्गत 8 जिले, और तीसरा राज्य आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। एमपी जैसा जिला इसमें शामिल नहीं होता है। कहीं आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है कि एनसीआर रीजन में कितने राज्यों को शामिल किया गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया गया, केवल 3 ही राज्य आते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में अगर आप क्रम देखोगे तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है वो राजस्थान का होता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पे गुजरात। हालांकि आपको ऊपर के 3 याद रहने चाहिए, लेकिन अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी क्षेत्रफल में कहाँ पे एडजस्ट होता है। तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे पे एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, और 5वां गुजरात। लेकिन वहीं अगर जनगणना के आधार पे हम देखते हैं, 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दृष्टि से जो 4 बड़े राज्य आते हैं, तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा उत्तर प्रदेश का, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, और नंबर 4 पे
पश्चिम बंगाल। तो जो बिहार स्पेशल का पेपर की तैयारी कर रहे हैं 69वीं बीपीएससी, तो उन्हें पता रहना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर बिहार कौन से नंबर पे आता है और क्षेत्रफल के आधार पर भी बिहार कौन से नंबर पे आता है। फिर इसके आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य होते हैं एवं एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो टोटल कितना हो जाता है? 9। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर कितने सीमा मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको 9 ऑप्शन देना है। अगर केवल राज्य पूछता है, ओनली स्टेट्स पूछते हैं, तो 8 राज्य होंगे। सबसे ऊपर आता है सहारनपुर के पास हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा आता है, फिर राजस्थान जिसमें आपका मथुरा और आगरा बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर मध्य प्रदेश, टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये पूरे के पूरे 8 राज्य हो गए। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आती है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करती है। ऐसे प्रश्न एमपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं कि कितने राज्यों से इनकी बॉर्डर शेयर की जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल 8। जबकि दूसरे तीसरे नंबर पे आपको एमपी देखने को मिलेगा कि एमपी का भी लगभग 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, ये 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट जो कर्क रेखा होती है इसके दक्षिण में। ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा के दक्षिण में होती है। कैसे होती है दक्षिण में? मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री है और ये आपकी जा रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो कुछ इसके नीचे साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? भोपाल, क्योंकि 23 डिग्री 25 मिनट पर भोपाल आता है। फिर आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन अधिनियम आया 2014 में, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से 5 राज्यों से लगी हुई हैं। अब यहाँ पर तेलंगाना अलग कर दिया गया था 2014 में, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया इसे जून में, इसीलिए तेलंगाना अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पुदुचेरी की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो इसकी सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगने लगती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास यनम का क्षेत्र भी आता है जो कि पुदुचेरी का क्षेत्र माना जाता है। वहीं तेलंगाना की बात करेंगे तो इसकी बॉर्डर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को अभी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, जिससे आप मैप में इन सभी चीज़ों को क्विक रिवीजन कर सकेंगे मेरे साथ और वहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और एक और आगे इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और वहाँ से मैसेज करके आप वहाँ पे पीडीएफ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरी देते हैं उस पर मैं कमेंट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और साथ ही साथ चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट्स वगैरह दी जाती है, न्यूज़पेपर, पीडीएफ, मैगजीन, जो भी नोटिफिकेशन होता है सभी अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आगे चलते हैं फिर से। अब कर्नाटक की सीमा, तो आप कहेंगे सर ये क्यों राज्यों की सीमा आप पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो प्रश्न जवाब इसके करेंगे एमसीक्यूज, तब आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु अर्थात 6 राज्यों से लगी हुई है। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगती हैं। पुदुचेरी के अगर माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये मैप है, तो मैप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न टॉपिक है इसी में, तमिलनाडु की जो सीमाएं है वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अगर कराईकल क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है। पंजाब की बात करेंगे तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, टोटल कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यूपी 8 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है और एक कंट्री से भी बॉर्डर शेयर करता है जिसके अंतर्गत नेपाल आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। आगे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी है यहाँ पे कि उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध है, 7 सिस्टर्स के नाम से, अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। हालांकि इसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप सिक्किम को शामिल कर देंगे तो 8 सिस्टर्स हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो है कि 7 सिस्टर्स के कॉन्सेप्ट को माना गया है। असम राज्य की कुल सीमाएं 7 राज्यों से लगती हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ यह भी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बॉर्डर शेयर होते हैं। असम की सीमा लगती है आपकी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा और स्थलबद्ध राज्य है। क्यों स्थलबद्ध कह रहा हूं मैं? क्योंकि मणिपुर जो है कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है और एक तरफ आपका जो है देखने को मिलेगा, मतलब हमारे राज्यों से घिरा होता है, तो ये स्थलबद्ध राज्य है और ये सबसे छोटा माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है, यानी यहाँ पर या तो पर्वत होंगे या तो पहाड़ होंगे। 92% भूमि पर केवल 8% भूमि ऐसी होगी जो मैदानी क्षेत्र के रूप में होगी। यहीं पर फुमडीज आपको देखने को मिलेगा। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। जो लोकटक झील है यहाँ पर, जिसमें आपको तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, या हो सकता है आगे आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर फुमडीज नाम के जो छोटे छोटे भूखंड या द्वीप होते हैं, यह भी पूछ लिया जाता है कि फुमडीज कहाँ देखने को मिलेंगे। और इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पतियों से ही हुआ है। हालांकि वर्तमान में फुमडीज अब विलुप्त हो चुकी हैं। प्रायः हरण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल माना जाता है और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर जाती है। फिर देखते हैं भारत की जो वन रिपोर्ट आती है ISFR, यानी इंडियन स्टेटस फॉरेस्ट रिपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% वनावरण के अंतर्गत आता है और 92% मणिपुर की भूमि वनावरण में नहीं बल्कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरी हुई है। आगे देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है, विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल, कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ यानी IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पर बंगलुरु भी है जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध आपका बंगलुरु शहर स्थित है। मलनाड की बात करेंगे तो ये कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल यानी कि पाट रीजन छोटा नागपुर पठार में स्थित है, यानी छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, जो कि मालदा गैप के द्वारा मेघालय की पहाड़ियों से अलग हो जाता है। छोटा नागपुर पठार कुछ और नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। उत्तरी विस्तार के रूप में आप देख सकते हो या उत्तर पूर्वी विस्तार के रूप में भी, क्योंकि मैंने कल की क्लास में या इससे पहले की क्लास में आपको पढ़ाया है जब मैंने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानकारी दी थी। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। विदर्भ की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य और उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर का क्षेत्र आता है। अमरावती के 2 डिवीजन आते हैं, जो कि वर्तमान में अमरावती किसके अंतर्गत आती है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बॉर्डर पे आ जाता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वासिम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। यहाँ पर जो अमरावती दे रहा है ये एक छोटा सा शहर है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत देखा जाता है। लातूर कई बार पूछा जाता है। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय भी लातूर ही है और यह समुद्र तल से औसत ऊंचाई 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 30 सितंबर 1993 को यहाँ पे भीषण भूकंप आया था, इसीलिए यह चर्चा में आ गया है तब से। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट MCQs करने, और MCQs के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाया ही नहीं। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा है राज्य को और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम इसका केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरी आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर ना आ रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम भी है, थोड़ा सर में दर्द भी है इसीलिए, लेकिन फिर भी क्लास डिले ना हो इसलिए मैं रेगुलर क्लास लाने की पूरी कोशिश करता हूं। और अब जो है आपका आज से ही हम RO के टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैडम के द्वारा कराया जाएगा, निशु मैम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो RO हम लोग सबसे पहले GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी PDF के रूप में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम से ही हम लोग RO की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं।
लातूर किस प्रांत में स्थित है? तो भाई अभी हमने पढ़ा कि लातूर आपका महाराष्ट्र में है और 1993 में यहाँ पे एक भीषण भूकंप आया था जिसकी वजह से चर्चा में आ गया था। तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एक मैप की स्टडी कर लेते, जो मैंने आपसे कहा कि मैप के माध्यम से आप विजुलाइज कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हम मैप के माध्यम से पूरी चीज़ को स्टडी कर पाएँ, समझ पाएँ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भारत का पूरा एक मैप देख लिया था, जिसमें हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे थे क्योंकि 28 राज्य थे और 8 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन उसमें हमने दिल्ली एनसीआर की बात की थी। तो मैं यहाँ पे आपको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये है हमारा दिल्ली, प्यारा दिल्ली है यहाँ पे। तो इस दिल्ली में कितने राज्य शामिल होते हैं? तो मैंने बताया था हरियाणा के कुछ जिले आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, और उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, जिसमें आपका मेरठ था, शामली था, बागपत था, बुलंदशहर था और साथ ही साथ गाजियाबाद था, गौतम बुद्ध नगर थे। इस तरीके से आपको पूरे 8 जिले याद होने चाहिए। और राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 जिले इसमें शामिल होते हैं, एक होता है अलवर और एक होता है भरतपुर। ये 2 जिले शामिल होते हैं। तो हमने एक तो ये पढ़ा था, फिर वहीं पढ़ा था हमने उत्तर प्रदेश आपके किस किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मैंने बताया था कि 8 राज्य होते हैं प्लस 1 यूनियन टेरिटरी होती है, जो कि सबसे अधिक पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे नंबर 1 आएगा उत्तराखंड, फिर दूसरा आएगा हरियाणा, फिर तीसरा आएगा राजस्थान, फिर चौथा आपका एमपी, फिर 5वां आपका छत्तीसगढ़, छठा आपका झारखंड, 7th आपका बिहार और एक कौन सा, ये रहा, ये ऊपर छोटा सा रह गया शिमला, ये दिख रहा है, यानी हिमाचल प्रदेश 8। तो टोटल अगर आप इसे काउंट करेंगे तो उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3 और राजस्थान 4, एमपी 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और एक साथ में यूनियन टेरिटरीज मैंने बताई थी आपको दिल्ली, तो ये भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जहां पे मैंने आपको ये बता रखा है कि यूपी में यहाँ पर 2 जिले आते हैं, एक तो आता है आपका मथुरा और एक आता है आपका आगरा, जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इस रेंज में दिल्ली एनसीआर के 8 रीजन, हमारे यूपी के 8 जिले इसमें शामिल होते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से, ये जो येलो वाला पार्ट है, यहाँ पे 11 जिले शामिल होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों के पास सोनभद्र यहाँ पे शामिल होता है, बॉर्डर शेयर करता है। बिहार की बात करें तो बिहार से भी लगभग 9 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक इंटरनेशनल कंट्री जो कि नेपाल है, जो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीमा को शेयर कर रहा है। और नेपाल के साथ लगभग यूपी के 7 जिले शेयर करते हैं बॉर्डर। कितने जिले? 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आपका स्पेशली पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इस तरीके के, और महाराजगंज। तो ये टोटल 7 जिले इसमें बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आपको मैंने दिखाया कि सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ और आसाम, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने के साथ? 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ये ग्रीन वाला पार्ट अभी हमने पढ़ा, यूपी था 1, दूसरा मध्य प्रदेश 2, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना और 5th नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का ये इतना हिस्सा लग रहा है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ओडिशा 6, झारखंड 7 और अब आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यूपी 1, एमपी 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, आंध्र प्रदेश 5, ओडिशा 6 और झारखंड 7। तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा बॉर्डर ही शेयर किया जा रहा है। स्पेशली इतना सा बॉर्डर जो है कि आपके आंध्र प्रदेश से, और इतना सा ही बॉर्डर केवल यूपी से हो रहा है, सोनभद्र में। बाकी बॉर्डर शेयर क्या होते हैं? कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मैप की भी स्टडी कर पा रहे होंगे। और साथ ही साथ मैंने आसाम के बारे में कहा था कि यह भी एक आपके 7 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपका छोटा सा प्यारा सा आसाम। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, दूसरे पे नागालैंड को देखेंगे, तीसरा आप मणिपुर देख सकते हैं, चौथा आप यहाँ पे मिजोरम देख सकते हैं, 5वां यहाँ पे त्रिपुरा देख सकते हैं, 6 नंबर पे मेघालय देख सकते हैं और 7th नंबर पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ 2 स्टेट के भी साथ, मतलब 2 कंट्री के साथ। वो 2 कंट्री कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एरिया बांग्लादेश, और ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया आप देखेंगे ये भूटान। तो 2 देशों के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना को आप देख पा रहे होंगे, जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है, ओडिशा के साथ नहीं कर रहा है। ओडिशा के साथ देखिए नहीं कर रहा है। जूम कर दूं मैं अगर आपको यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ओडिशा के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि ओडिशा का बॉर्डर यहाँ खत्म हो जा रहा है। और प्रश्न क्या पूछता है एग्जामिनर? अक्सर ऐसा ऑप्शन रख देगा कि तेलंगाना का राज्य
किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? ऑप्शन दे देगा आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो आप देखेंगे कि बहुत नज़दीकी स्तर पे जो है कि वो दूरी बना ले रहा है यहाँ से। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो ओडिशा यहाँ पर बॉर्डर शेयर नहीं करता है आपसे, ठीक है, तेलंगाना से नहीं करता है। फिर आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान गुजरात से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एमपी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूपी से शेयर कर रहा है, दिल्ली से शेयर कर रहा है, हरियाणा से शेयर कर रहा है और पंजाब से शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ, हमारे देश में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और किस किस बॉर्डर के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं एमसीक्यूज आपको सीरीज कराता हूँ और वहाँ पे जो भी एमसीक्यूज के साथ मैप की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको मैप को भी दिखाते रहूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साथ में मैंने मैप भी रखा है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। और यहाँ पहला ही प्रश्न हमने पढ़ा था अभी कि लातूर किस प्रांत में, तो मैंने बताया था महाराष्ट्र में है। तो ये लातूर जो है कि कुछ इस एरिया में पड़ता है जहाँ पे भूकंप सबसे अधिक आया था 1993 में। फिर पूछा जा रहा है अगला ऑप्शन कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और ये भारत में यह किसके अंतर्गत आता है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था नागपुर, अमरावती, ये सभी छोटे छोटे जो शहर होते हैं ये सभी विदर्भ में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पाट अंचल जो है किस में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो झारखंड है यहीं पर छोटा नागपुर प्रदेश आता है, जो कि आप पढ़ेंगे जब पर्वतीय प्रदेश मतलब पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे दक्षिण भारत का, जो मैंने आपको क्लास करा रखी है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ये यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न, अच्छा इसकी व्याख्या ही पढ़ लेते हैं कि पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया पहले के समय में ये बहुत गाया जाता था, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था झुमरी तलैया। ये किस राज्य में स्थित है? तो यह भी झारखंड राज्य में स्थित है। और अब देखिए झारखंड की अगर हम बॉर्डर शेयर की बात करें तो झारखंड कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा उड़ीसा। तो 5 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो झारखंड पीसेस दे रहे हों या बिहार पीसेस देने वाले बच्चे हों, उनसे पूछा जा सकता है कि झारखंड किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो अगर इन 5 राज्यों के अलावा कोई और राज्य आपको देखने को मिलता है तो आप स्पष्ट कह सकते हो कि सर ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? 2003 में प्रश्न पूछा गया और ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से ही यहाँ पर हमें जो है कि कोहिनूर देखने को मिलता है, यहीं पे कोहिनूर हीरा निकलता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की तटरेखा अगर आप देखेंगे तो गुजरात के बाद दूसरा नंबर आता है जिसमें इसकी तटरेखा सबसे बड़ी होती है। और ये रहा यनम, जो कि आपने पुदुचेरी के बारे में पढ़ा था कि पुदुचेरी को भी अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, 5 देख लेते हैं। देखिए ऊपर उड़ीसा हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा कर्नाटक, पांचवा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ साथ ये यनम को भी अगर हम जोड़ देते तो 6 स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देगा एग्जामिनर, वो ये देगा कि क्या महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि पहले तो महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर करता था, क्योंकि तब तेलंगाना इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब हिस्सा नहीं है, इसीलिए तेलंगाना महाराष्ट्र से करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश अब महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। केवल ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और यनम का हिस्सा, तो इतने हिस्से से जो है कि किया जाता है। ये सभी चीज़ें अगर मैं मैप के द्वारा न दिखाऊं दोस्तों, आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें केवल रटते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएगा, कॉमन सेंस नहीं कर पाओगे। जबकि ज्योग्राफी में क्या होता है, लोकेशन को आपको कॉमन सेंस करनी होती है, अपने दिमाग में बैठानी होती है लोकेशन, तभी वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं मणिपुर का। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मैंने बताया था पर्वतीय है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, लगभग कितना 92% क्षेत्र होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मणिपुर को देख सकते हो, छोटी सी लोकेशन है, ये रहा मणिपुर, जो स्थलबद्ध है, क्योंकि इधर आसाम से, ऊपर नागालैंड से, नीचे मिजोरम से ये बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ ये अपने एक पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये लैंडलॉक्ड स्टेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे हुए अप्रतरणीय वीड से और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो फुमडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमडी। और ये लोकटक झील में तैरने वाले एक द्वीप होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जानते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसके इंफॉर्मेशन को पढ़ें कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर भी स्थित है। आगे प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, इसको ध्यान देना है। औरंगाबाद आपका आंध्र प्रदेश में आता है? नहीं, ये महाराष्ट्र में आता है। ओके। पालनपुर की बात करेंगे गुजरात में आता है, बिल्कुल सही बात है। हुबली की बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो नहीं, ये कर्नाटक में आता है। गुंटूर की बात करेंगे ओडिशा, ये भी गलत क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में आता है। तो गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में, हुबली कर्नाटक में, पालनपुर गुजरात में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका मिलान कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान मिलेगा, बिल्कुल सही। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, यह भी सही है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश भी देखने को मिलता है, यह भी सही है। आंध्र प्रदेश में मलनाड होता है, तो जी नहीं, मलनाड आपका कर्नाटक में आता है। कहाँ पे आता है? मलनाड कर्नाटक में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा एवं राजस्थान और यूपी, ये 3 राज्य हैं जो आपके एनसीआर रीजन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अंबाला दिया हुआ है जो कि पंजाब का हिस्सा है, इसको हटा सकते हो आप। यहाँ पे आप खुर्जा देखेंगे, खुर्जा को भी हटा सकते हो, जो बुलंदशहर के नज़दीकी क्षेत्र यूपी के अंतर्गत आता है। तो करनाल और रोहतक, ये दोनों ही आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे हरियाणा के अंतर्गत। तो 3 और 4 आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर को सही कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे तो बी दे रहा है लेकिन खुर्जा नहीं ले रहा है, देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये खुर्जा बुलंदशहर वाला ही ले रहा है, पढ़ते हैं इसको। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। अच्छा, इस सेंस में कह रहा है, सॉरी, क्योंकि ये जो प्रश्न था दोस्तों ये 2011 में दिया गया था और 2011 में इतने क्षेत्र शामिल नहीं थे, लेकिन वर्तमान के हिसाब से इसका उत्तर 3 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि वर्तमान में दिल्ली में हरियाणा के जो क्षेत्र आते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। तो आपको रोहतक और करनाल तो ऑप्शन देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। अब यहाँ पे देखेंगे कि खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में ही आता है, तो खुर्जा जो है कि सही ऑप्शन हो जाता, लेकिन उस समय नहीं था, इसीलिए इसको गलत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का हिस्सा आता है, राजस्थान का आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। हरियाणा से कितने राज्य आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश से टोटल 8 जिले आते हैं, पंजाब से 2, राजस्थान से 2 जिले आते हैं। एक तो आता है आपका अलवर और एक आता है आपका भरतपुर, लेकिन पंजाब का कोई भी हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर जाना चाहेगा, तो नीचे दिए हुए विकल्पों के अनुसार 4 नगरों का सही क्रम बताओ। तो जाहिर सी बात है, राज्यों के आधार पर आप कह सकते हो कि पहले तो राजस्थान का बीकानेर पड़ेगा, फिर यूपी का अलीगढ़, फिर बिहार का दरभंगा और फिर पश्चिम बंगाल का नौगांव। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नौगांव असम में, सॉरी पश्चिम बंगाल में नहीं, यही बॉर्डर शेयर करता है नौगांव असम और पश्चिम बंगाल से, इसीलिए बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार में। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ये जो लोकेशन दी हुई है आप देखेंगे ए बी सी डी, और ये हिमाचल प्रदेश नीचे दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एरिया है कहीं ना कहीं ये लद्दाख जम्मू कश्मीर की रेंज का होगा। तो यहाँ पर इसलिए पूछ लिया गया कि अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बारामूला है, ये श्रीनगर को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका अनंतनाग को और ये आपका कारगिल को कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए का मतलब था बारामूला, बी का मतलब श्रीनगर, सी का मतलब अनंतनाग और डी का मतलब कारगिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से बॉर्डर शेयर करती है क्या? तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या 7 राज्यों से बॉर्डर शेयर करती है। अब यहाँ पे देखना, ये प्रश्न 1993 का है, 1993 का, जिस समय छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो जरा मैप को देख लेते हैं यहाँ पर।
तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि इस छत्तीसगढ़ को आपको एमपी का ही हिस्सा मान लेना है, तो अब आप एमपी को जरा देखिए कि कौन सा सही होगा। पहला 1 नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आपका गुजरात, चौथे पर आपका जो है कि महाराष्ट्र हो गया, और पांचवें पे आपका तेलंगाना, और छठे पे आपका जो है कि आंध्र प्रदेश, और सातवें पे आपका उड़ीसा, और आठवें पे आपका झारखंड भी नहीं, ये भी बिहार का हिस्सा था, तो ये 7 यही रहेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि काफ़ी बॉर्डर शेयर किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब अलग हो गया। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एमपी केवल 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है। भोपाल जिले की बात करें तो 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 डिग्री मतलब 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के बीच में है, अर्थात भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, जो कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ ध्यान देना, दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या मैंने कराया भी होगा कर्क रेखा में। और इसमें जो है कि आपका दे रहा है कि जो पंजाब राज्य की सीमाएं हैं वो राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे नामदफा और मौलिंग। यह कहना कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे चारों स्टेटमेंट की बात हो रही थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल आता है दूसरे नंबर, और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी चौथे नंबर पे आता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि डी में क्या है, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो राजस्थान था, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र था, उसके बाद एमपी था, उसके बाद यूपी रहेगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश रहेगा, उसके बाद बिहार रहेगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल के आधार पर मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ पे तमिलनाडु का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये उन राज्यों के अंतर्गत नहीं जो शुरू के 5 हैं, उसके अलावा ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान आएगा। तो चौथा स्थान आएगा, और यूपी आरओ 2016 में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया। देख सकते हैं कितना बेसिक प्रश्न पूछा गया है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है। तो भाई सबसे पहले तो आती है यूपी की जनसंख्या। तो यूपी के बाद जो दूसरी संख्या आती है जनसंख्या, वो आती है महाराष्ट्र की, और ये जनसंख्या में 2nd नंबर पे और क्षेत्रफल में आपका 3rd नंबर पे आता है। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, और यूपी के बीओ एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो कौन से 3 राज्य हैं भाई, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 ही जो हैं सबसे बड़े क्षेत्रफल के स्थान पे आते हैं। फिर चौथे नंबर पे यूपी आता है, फिर 5वें पे आंध्र प्रदेश, फिर 6ठे पे बिहार आता है क्षेत्रफल के आधार पे। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, 3 ये हो गए। इसके बाद यूपी चौथे पे आता है, 5वें पे आंध्र प्रदेश, 6ठे पे बिहार। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न है, कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल अवरोही क्रम में सही है। तो क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में अगर हम बात कर रहे हैं, एमपी पीसीएस का लेटेस्ट प्रश्न है, तो पहले नंबर पे राजस्थान आएगा, दूसरे पे एमपी आता है, नहीं है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप आंसर इसी से शुरू कर सकते हो कि 1 और 3 जहाँ पे शुरू होंगे वहीं आंसर मिलेगा, तो वो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा जा रहा है। दोस्तों राजस्थान को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, उत्तराखंड छोड़ दीजिए, मतलब उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे छोटा है इन 4 ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य किसका है। तो भाई जरा जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या पे सबसे पहले यूपी आता है कि नहीं आता है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है,
और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है ये बताइए, बिहार आता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है, और तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वां हो गया। ज्ञातव्य है कि कश्मीर वगैरह वगैरह इनके हटाने पर बिहार पुनः 12वां हो गया। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? तो सीमावर्ती पंजाब नहीं है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो टोटल 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? तो बिहार के साथ नहीं करती है, क्योंकि बिहार की जगह अब जो इसका एक अलग पार्ट बन गया झारखंड, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। और ये आरओ के मेंस एग्जाम 2013 है। तो आप देखेंगे कि मैप की अगर लोकेशन आपको ढंग से याद रहेगी, पता रहेगी, तो आपको बहुत सारे प्रश्न करने में आसानी रहेगी ज्योग्राफी में। अगला है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की ऊंचाई सबसे अधिक मानी जाती है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही माने जाते हैं? यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक यहाँ पे डेंसिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन में, वो भी कहाँ, पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। और आगे देख लेते, कोई और स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट और है यहाँ पे। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2, 3, 4। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत होता है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, और आईएएस प्रीलिम्स 2012 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो मैंने बताया था आपको कि वैसे तो सिक्किम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिक्किम न देके ऑप्शन पश्चिम बंगाल दे रहा है, तो आपको ये भी सही मानना होगा, क्योंकि 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। बाकी कोई भी राज्य इसके 7 सिस्टर्स के ग्रुप में नहीं आते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? गुंटूर थी, या करनूल थी, या फिर आपकी वारंगल या नेल्लोर? तो ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो करनूल हुआ करती थी। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी, और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट तेलंगाना क्षेत्र में संविलीन हो गया। इसके पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। और देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ध्यान दीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले, टोटल 75 जिले हैं वर्तमान में। अगर हम देखते हैं तो 75 जिले सबसे अधिक किसी भी राज्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भौगोलिक दृष्टि बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ का जिला सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि लेह जो लद्दाख में आता है, इसका 45,100 वर्ग किलोमीटर होता है, और साथ ही साथ कच्छ की बात करें 45,674 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो सबसे बड़ा आपका गुजरात का कच्छ हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे लेह लद्दाख आता है। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है टोटल 4 राज्यों की सीमाएं कौन सी? जैसे मान लीजिए यूपी का कुछ इस तरीके से हिस्सा लटका हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमपी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, यहाँ आपको देखने को मिलेगा झारखंड, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा बिहार। तो इस तरीके से 4 राज्य हैं जो झारखंड मतलब सोनभद्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आपका यूपी स्पेशल का प्रश्न था। तो इस तरीके से मैप पे आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आप जो है कि ज्योग्राफी के अच्छे से अच्छे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे।
पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। यही मैंने आपको बताया। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, यानी कौन सबसे अधिक सीमा शेयर करता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, दोनों ही आपके कितने कितने बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों और उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक हो गया है। जबकि ये जो प्रश्न पूछा गया था ये 2007 में पूछा गया था, जबकि आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन हुआ दोबारा पुनर्गठन वो 2014 में हुआ है, लेकिन 2007 के हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो 2015 के मेंस प्रश्न में पूछ लिया, क्योंकि 2014 में लेटेस्ट बना था ये राज्य। तो आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर करेगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना कि तेलंगाना से ओडिशा बॉर्डर शेयर नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से इतनी दूरी पड़ती है, ये वाला एरिया जो बीच में आता है छत्तीसगढ़ का आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, बल्कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। बाकी त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, अगला सेगमेंट है हमारा सेकंड पार्ट, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इसको पढ़ेंगे। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप कहेंगे सर कि जब अक्टूबर 2019 में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बने थे, तब 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज थी, तो अब 8 कैसे हो गई हैं? तो दोस्तों उसी के बाद आपके दमन दीव, दादर नागर हवेली को आपस में मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, क्योंकि 26 नवंबर 2020 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादर नागर हवेली और दमन दीव कर दिया गया। इसलिए यह संख्या दोबारा घट के 8 हो गई। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो यह संख्या राज्यों की फिर से घट के 28 हो गई। तो आइए अब इसमें हम 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन को भी देखेंगे हम लोग मैप में। तो एक तो आपकी दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दादर नागर हवेली दमन दीव, ये पूरा का पूरा एक साथ नाम पढ़ा जाएगा यहाँ पे। और फिर आप 5वां देखेंगे यहाँ पर पुदुचेरी, छठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 7वां जम्मू कश्मीर और लद्दाख 8वां हो जाएगा। तो ये आपके 8 जो है कि यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं। चलिए पहले मैप में भी यहीं पर आप देख लीजिए, इसी मैप में देख लीजिए। यहाँ पर एक आप ऊपर के हिस्से को देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे चंडीगढ़ है, चौथा यहाँ पे दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। फिर 5 नंबर पे आप आएंगे खंभात की खाड़ी में गुजरात के नीचे, तो ये देखेंगे आप दमन दीव है एक साथ, और दादर नागर हवेली हो गया, तो इनको मिलाकर एक साथ जोड़ दिया गया और इनकी राजधानी सिलवासा बनाई गई है। फिर यहीं पर आप लक्षद्वीप देखेंगे समुद्री द्वीप के रूप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे और पुदुचेरी के 3 एरिया देखने को मिलेंगे। एक आंध्र प्रदेश में यनम आता है, तमिलनाडु में कराईकल आता है और साथ ही साथ माहे आता है आपका केरल में। ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो पुदुचेरी आता है और एक कराईकल आता है, जबकि यनम आपका आंध्र प्रदेश में आता है और माहे आपका केरल में आता है। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है या कौन कौन से राज्यों में है। तो आपको केरल ऑप्शन देना है, तमिलनाडु ऑप्शन देना है और आंध्र प्रदेश ऑप्शन देना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में यनम का हिस्सा आता है और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल का हिस्सा आता है, जबकि केरल में माहे का हिस्सा आता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ध्यान देना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। लद्दाख में 2 ही जिले शामिल है, एक है लेह और एक दूसरा है कारगिल। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला था वो कच्छ का था गुजरात में, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिला लेह था। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो चुका है। इसमें 22 जिले शामिल किए गए हैं 2019 की स्थिति के अनुसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 4 प्रकार की निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं।
निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोम्पेन नामक मंगोलायड जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान देना, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, और ये मैंने कल की क्लास में बहुत डिटेल से बताया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में। अगर आपने न देखा हो तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 13 को जरूर देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के नाम से, घटना चक्र 2023 यूपी पीसीएस आरओ के नाम से बनी हुई है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर होता है ये दक्षिणी अंडमान पे आता है, इसकी राजधानी। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो इसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसमें हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य की राजधानी स्थित है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 10.5 लाख के आसपास है। दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। 2 भाग हैं इसके, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादर और नगर हवेली का क्षेत्रफल लगभग इतना है, इसकी जनसंख्या लगभग इतनी है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन द्वीप भारत का संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब यह दोनों भाग दमन और दीव विभाजित थे। लेकिन अब दमन और दीव के मध्य जो खंबात की खाड़ी स्थित है, दमन द्वीप का क्षेत्रफल लगभग इतना था 111 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 2,43,000 के आसपास हुआ करती थी। फिर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी है और दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या इसकी 1.68 करोड़ के आसपास मानी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप ही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। हालांकि इसमें 36 द्वीप आते हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है और इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस हमने कल की क्लास में किया है, तो आप वहां पे देख सकते हो। पुदुचेरी की बात करेंगे तो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें 2 जिले कराईकल और पुदुचेरी ये आपके तमिलनाडु में आते हैं। वहीं यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और माहे केरल के पास विस्तारित है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है और इसकी राजधानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी मानी जाती है। अब यहाँ पे दमन द्वीप के इतिहास को पढ़ते हैं कि दमन द्वीप जो कि पूर्व केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में स्थित था। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट स्थित था, अरब सागर के तट पे ही थे। तो इनको क्या किया गया, अब जो है 1987 तक ये गोवा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के भाग हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद 56वां संविधान संशोधन लाया गया 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 56वें संविधान संशोधन से। दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके बाद आगे चल के 26 जनवरी 2020 के बाद से ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश किसमें शामिल होगा, दादर नागर हवेली में। लेकिन दादर नागर हवेली की बात करेंगे तो ये पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार कर रखा था। 1954 में इसको पुर्तगालियों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कराई गई और इसके बाद 1961 में इसे भारत में या भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया था। तो अब आते हैं हम इसके एमसीक्यू सीरीज पर, देखते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों की राजधानी कितनी है, मतलब राज्यों की संख्या कितनी है। तो पहले ध्यान देना कि प्रश्न 2010 का पूछा जा रहा है। 2010 में 7 ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें 2020 के बाद से, तो आप देखोगे कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं और सबके नाम मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं पहले ही। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा होगा, तो दिल्ली होगा, क्योंकि ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और साथ ही साथ दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अब 26 जनवरी 2020 के बाद से जब से लद्दाख अलग हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र क्या देखने को मिलेगा, लद्दाख। क्योंकि 2014 में जब प्रश्न पूछा गया था तो लद्दाख राज्य हुआ करता था, न कि आपका यूनियन टेरिटरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? ये हमेशा लक्षद्वीप ही रहा है, चाहे वो जनसंख्या की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी क्षेत्र विभाजित किया गया है और ये देखिए यूपी पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने फोकस किया था इस प्रश्न पे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश आना चाहिए। तमिलनाडु में 2 क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपका कराईकल और पुदुचेरी आता है। केरल में माहे आता है, आंध्र प्रदेश में यनम आता है। ये तीनों ही आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुदुचेरी, जिसमें 2 क्षेत्र कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के पास माहे, केरल के पास आंध्र प्रदेश के पास यनम और माहे केरल के पास आता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा एक राज्य है। दमन द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1991 का प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद यह ब्रिटिश आधिपत्य में था,
तो ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दमन द्वीप जो है कि भारत के गणराज्य में शामिल हो चुका था। दमन द्वीप गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में स्थित है, यह भी सही है। इसकी राजधानी दमन है, यह भी सही है। लेकिन ध्यान देना, ये प्रश्न 1991 में पूछा गया है, लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए तो इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, सिलवासा हो जाएगी, क्योंकि दमन द्वीप दादर नागर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं और उनकी राजधानी सिलवासा है। हालांकि उस समय के हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ेंगे तो दमन द्वीप भारत संघ शासित प्रदेश है, 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। इसकी राजधानी दमन हुआ करती थी, दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित थी। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया था। 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे थे और 4 शताब्दियों तक उस पर शासन किया। 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त कराई गई थी, न कि अंग्रेजों से, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया और एक राज्य बना दिया गया यूनियन टेरिटरी के रूप में, दादर नागर हवेली दमन द्वीप। और इनकी राजधानी को क्या रखा गया, तो इनकी राजधानी को सिलवासा रखा गया है। यहाँ एक मानचित्र दिखाया गया था, वो पूछा गया किसके बारे में, तो ये दादर नागर हवेली के बारे में ही है। चलिए आगे देखते हैं, सिलवासा किसकी राजधानी है। देखिए उस समय तो हुआ करती थी ये दमन मतलब दादर और नागर हवेली की 2007 में, लेकिन अब ये इन दोनों की ही संयुक्त रूप से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, गोवा नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देश के किस भाग का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से शामिल है, दिल्ली से शामिल है, हरियाणा से शामिल है, राजस्थान से भी शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश का एरिया नहीं आता है। और यूपी आरओ मेंस 2017 लेटेस्ट प्रश्न है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है जो आपसे पूछे जाते हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्रजाति या जनजातियाँ, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आखिरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रजातियों और जनजातियों के साथ। और आज शाम में आपको बायोलॉजी भी देखने को मिलेगी और विजन आईएएस की जून की करंट अफेयर्स की आखिरी क्लास मिलेगी, जिसके बाद हम लोग कल से जुलाई की करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।